वेलकम बच्चों। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज है और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, विद्युत। आज लेक्चर नंबर 2 है। कल के लेक्चर में हमने क्या सीखा था कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। तो जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में हेल्प करते हैं उसे हम बोलते हैं कंडक्टर्स। जो नहीं करते हैं उसे बोलते हैं इंसुलेटर। फिर हमने एक चीज और समझी थी कि चार्ज क्या होता है। चार्ज है, चार्ज फ्लो करता है। बेसिकली द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। तो कितने समय के अंदर फ्लो करते हैं। चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। ठीक है, उसी को ही बोला जाता है करंट। और अगर करंट को फ्लो करवाना है तो कोई लेवल डिफरेंस या जिसे हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हमने पढ़ा था वर्क डन पर यूनिट चार्ज। किसी भी चार्ज को चलने के लिए एक जगह से दूसरी जगह में जाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था सर्किट डायग्राम्स। सर्किट डायग्राम में हमने समझा था कि बल्ब, बटन, स्विच, बैटरी, सेल, एमीटर, वोल्ट मीटर, ये कैसे सेट किए जाते हैं। ठीक है, और इसे इसके सिंबल्स क्या हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था ओम्स लॉ। हमने देखा था कि जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है हमेशा उतना करंट फ्लो नहीं करता। ठीक है, तो उसके लिए ओम्स ने, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि वोल्टेज जो है, जो करंट जितना भी फ्लो कर रहा है, करंट जितना भी फ्लो कर रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वो इक्वल नहीं होता है। वोल्टेज आई के बराबर नहीं होती है। कुछ एक मल्टीप्लायर लगाया, उसे आर नाम दिया और कांस्टेंट नाम दिया, उसे बोल दिया रेजिस्टेंस। ठीक है, तो असली में होता ये है कि जब कंडक्टर के अंदर से हम इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने की तैयारी करते हैं तो जब इलेक्ट्रॉन्स में हम करें, कंडक्टर में हम इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट ऑलवेज फ्री टू मूव। उनको थोड़ी बहुत समस्या आती है। ठीक है, क्योंकि जिस कंडक्टर के अंदर वो चल रहे हैं वहां पर उसका रास्ता कैसा है, उसे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, उसका सेटअप कैसा है। देखो, हर सड़क जिस पे आप जाते हैं, क्या सारी सड़कें एक जैसी होती है? नहीं, किसी में टर्न ज्यादा होते हैं, किसी में गड्ढे ज्यादा होते हैं। और कोई हाईवेज हैं, कोई हाईवे बहुत बढ़िया होते हैं और कोई हाईवे बेकार भी होते हैं। तो सब जगह स्पीड आपकी एक जैसी नहीं रहती है। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? इसी तरीके से अगर आपने पानी नदी में बहता हुआ देखा हो तो आपने देखा होगा कई जगह जो पानी बहुत तेज बहता है और कई जगह पानी बहुत स्लो बहता है। तो इलेक्ट्रॉन्स का भी यही हाल है कि जब किसी कंडक्टर में मूव करते हैं तो किसी कंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेज मूव करते हैं और कभी कभी स्लो मूव करते हैं। ठीक है, तो क्या कारण है? कारण है कंडक्टर जिसके अंदर वो मूव कर रहे हैं उसका स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। अब हमने इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी नहीं करना है तो हमने एक कंसोलिडेटेड गेम समझ ली कि वो, उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्योंकि वो रेजिस्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को वो रेजिस्ट करता है। ठीक है, तो द मोशन जो है, ये तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन जो है, जो करंट है, बेसिकली दैट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट इलेक्ट्रॉन्स दे आर नॉट, इलेक्ट्रॉन जो है वो बेसिकली दे आर नॉट ऑलवेज फ्री टू मूव विद इन द कंडक्टर। उनको तो क्या करना पड़ेगा, दे आर नॉट फ्री टू मूव विद इन द कंडक्टर, उनको क्या करना पड़ेगा, उनको कोई ऑब्स्ट्रक्शन आती है, दे आर रिस्ट्रेन्ड। ठीक है, उनको थोड़ी सी अड़चन आती है। वो कैसे? बाय द अट्रैक्शन ऑफ एटम अमंग विच, जिनमें वो चल रहे हैं वो उसको अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, टक्कर होती है। इसकी वजह से क्या होता है, द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में क्या होता है, रिटार्ड होता है। रिटार्ड मतलब स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है, तो किसकी वजह से? वो रेजिस्टेंस हो गई। सो यही जो बात है, अब इसका मतलब क्या हो गया कि जो कंडक्टर कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो अच्छा कंडक्टर होगा, और जो कंडक्टर रेजिस्टेंस ज्यादा ऑफर करेगा वो अच्छा कंडक्टर नहीं। समझ गए मेरी बात को?
तो कंडक्टर्स भी काफी रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, आप ये मत समझो। अगर एक ही जैसे साइज के, एक ही जैसे साइज के, मान लो ये पेन है, और अगर इस साइज के ही आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, टेन, ये अगर बहुत सारे कंडक्टर सेम साइज के मिल जाएंगे तो सबकी रेजिस्टेंस सेम नहीं होगी, सबकी रेजिस्टेंस सेम नहीं होगी। ठीक है, किसी की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, किसी की रेजिस्टेंस कम होगी। क्लियर? सो ठीक है, तो ये अब वो क्या कारण है वो भी हम इसके बाद पढ़ते हैं। ठीक है, सो मैं ये बताना चाह रहा था कि सबका अगर एक जैसा साइज भी होगा तो भी कंडक्टर एक जैसी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा, क्योंकि कंडक्टर को हमने समझा क्या है कि कंडक्टर जो ऑफर करता है असली में जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं उसके अंदर, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो सब एलिमेंट्स का अपना एक क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर अलग अलग है सबका, आप समझ सकते हो कि जब गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जैसे मैं जो डिफरेंट कंडक्टर्स के नाम बता रहा हूं, सबका साइज, सबका कंस्ट्रक्टिंग पैटर्न सेम नहीं होगा। ठीक है, जब उनका पैटर्न स्ट्रक्चर अंदर से सेम नहीं होगा, रिजल्टिंग क्या होगा, पैटर्न अगर सेम नहीं होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जब उसके अंदर फ्लो करेंगे तो उनको भी जो है प्रॉब्लम आएगी मूव करने में, किसी में ज्यादा आएगी, किसी में कम आएगी। इसी फिनोमिना को ही हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, सो इंसुलेटर जो होते हैं ना बच्चों, इंसुलेटर तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस करते हैं। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स को आराम से फ्लो ही नहीं होने देते। नाउ अब हम बात करते हैं डिफरेंट फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। हमने बहुत एक्सपेरिमेंट किए और हमने वहां यह समझा कि रेजिस्टेंस जो है, ठीक है, ये डिपेंड करती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, LENGT, लेंथ ऑफ कंडक्टर। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका क्या मतलब होता है कि अगर लेंथ बढ़ती जाएगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर एरिया ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर। मतलब अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। आप, मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो, लेट से ये एक वायर है, वायर जनरली सिलेंड्रिकल शेप में होती है जनरली। अब मेरे को एक बात बताओ कि अगर एरिया, मतलब अगर ये वाला एरिया बढ़ जाएगा, अगर ये एरिया बढ़ जाएगा और एरिया बढ़ जाएगा, तो हमने क्या समझा, एरिया बढ़ता जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने का जो गेट है, जो रास्ता है, वो साइज आगे जाने का बढ़ता जा रहा है। तो नेचुरल सी बात है, जब गेट, दीवार, दरवाजा बहुत बड़ा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स आराम से फ्लो कर जाएंगे। और अगर यही, अगर एक पतली सी तार होगी तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो मुश्किल से फ्लो करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है ना? सो तो एरिया जो है अगर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेंथ, ये लंबाई बढ़ाते जाओगे, ये तार की लंबाई अगर बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई तो होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन्स को उसमें से निकलने में मुश्किल होती जाएगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो इन दोनों फिनोमिना को इकट्ठा किया और हमने ऐसे लिख दिया, रेडियस, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हमेशा हम अपॉन में लिखते हैं। ये प्रोपोर्शनल हटाया और एक कांस्टेंट लगाना पड़ा, फिर दोबारा इस कांस्टेंट का नाम हमने ऐसे लिखा, इसे बोलते हैं रो, रो इनटू लेंथ अपॉन एरिया। रो जो क्या है, रो है कांस्टेंट, है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं इसे। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी। अब इसका एक स्पेसिफिक नाम है इस कांस्टेंट ऑफ, जैसे कि B इज इक्वल टू आई आर में आर कांस्टेंट था, तो आर कांस्टेंट का नाम क्या था, रेजिस्टेंस। सिमिलरली रेजिस्टेंस के अंदर भी ये एक कांस्टेंट है, इसका नाम क्या है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। क्लियर बच्चों, क्या है रेजिस्टिविटी ना? और इस सिंबल को बोलते कैसे हैं, इसे बोलते हैं रो, RHO रो।
जैसे ये सिंबल किसका है, पाई का, तो ये सिंबल का नाम क्या है, पाई, है ना, पी आई, पाई पढ़ते हो ना आप, पाई। तो सिमिलरली इस सिंबल को क्या पढ़ोगे, इस सिंबल को पढ़ोगे रो, ठीक है, ओके। लेकिन जैसे आर, इसे पढ़ते हैं आर, है ना, लेकिन है रेजिस्टेंस, सिमिलरली ये है रेजिस्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टिविटी जो है हर मटेरियल की यूनिक होती है, क्योंकि रेजिस्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है उसके स्ट्रक्चर के ऊपर। तो कॉपर की चाहे पतली तार हो चाहे मोटी तार हो, ध्यान से सुनो मेरी बात, ये क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है। कोई भी मेटल की बात कर रहा हूं, कॉपर हो चाहे पतली तार हो चाहे मोटी तार हो, उसकी रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं कि रेजिस्टिविटी इज यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन कंडक्टर या इंसुलेटर, कुछ भी, कंडक्टर नहीं बोलूंगा, ऑफ एन सब्सटेंस बोलूंगा, ऑफ एन सब्सटेंस, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चर, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ एलिमेंट, उस सब्सटेंस के नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। सो फॉर एग्जाम्पल कॉपर वायर of different length and different area, different area will have same resistivity at same temperature। ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, ठीक है, ये भी टेम्परेचर के साथ बदलती है, लेकिन अभी इस क्लास में आपके स्कोप के अंदर नहीं है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी भी जो है, चाहे मैं बात करना चाह रहा हूं, मैं क्या बोलना चाहता हूं कि ये तार अगर ऐसी पतली वायर हो या इतनी मोटी वायर हो या इतनी मोटी वायर हो, ठीक है, आप सबका लेंथ बदल रही है, सबका एरिया बदल रहा है, लेकिन अगर ये सारी वायर कॉपर की हैं, सारी वायर कॉपर की हैं, तो सेम रेजिस्टिविटी होगी इन सबकी, ठीक है। और डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट होगी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस डिफरेंट होगी, लेकिन रेजिस्टिविटी सेम होगी, ये बात समझ लीजिए, याद रखना इस बात को, ठीक है बच्चों। सो तो अब हमने एक बात समझ आ गई, क्लियर ना। तो जो बात मैंने अभी आपको समझाई है, ठीक है, वो हमने जो है यहां पर भी इसी तरीके से ही लिख दी, ठीक है, कि रेजिस्टिविटी जो है, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है, मैंने यहाँ यही लिखा है, देखो ध्यान से, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा दिया, ठीक है बच्चों, क्लियर ना। अब आप समझें कि इसकी जो डायमेंशन की बात होती है, तो वो डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन ऑफ रो क्या होता है, देखो अब अभी हमने पढ़ा है कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, रो इनटू लेंथ अपॉन एरिया, ठीक है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, रो की आपको पता नहीं है, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो आपको चेक करना है कि रो की यूनिट क्या होगी, रो कैसे लिखना चाहिए, पी की जैसे नहीं लिखना है, चाहिए ऐसे लिखा करो, एक ही शॉट में, एक ही हाथ में, और थोड़ा सा इसको घुमाना है, ठीक है। तो क्या होगा, ओम, ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, ठीक है, ये मीटर स्क्वायर इधर गया, मीटर इधर आ गया। सो इसके बाद क्या हुआ, मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपके सामने, ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर, ये इसकी एसआई यूनिट है, ठीक है, एसआई यूनिट, यूनिट ऑफ
रेजिस्टिविटी। क्लियर है बच्चों? सो अब अगर हम यहां पर, अगर देखो एक बात को समझो, अभी हमने क्या समझा है कि V इज इक्वल्स टू, देखो कल हमने पढ़ा था V इज इक्वल्स टू होता है IR। ठीक है, V इज इक्वल्स टू हमने पढ़ा था कल IR है, और आई आर आज के आर के जो आज हमने पढ़ा, R इज इक्वल्स टू क्या होता है, रो इनटू लेंथ अपॉन एरिया, V इज इक्वल्स टू। ठीक है, सो V इज इक्वल्स टू आई इंटू रो इंटू लेंथ अपॉन एरिया। तो करंट क्या होगा, आई इज इक्वल टू निकालना है, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो V इंटू एरिया अपॉन दिस, मतलब V इंटू एरिया अपॉन रो अपॉन लेंथ। ठीक है, अब हम इसको स्टडी करते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। देखो जो करंट है, करंट आई, करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के। मतलब ये है कि अगर वोल्टेज बढ़ाओगे, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे, तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा। पहली बात क्लियर, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, एरिया बढ़ाओगे करंट ज्यादा फ्लो करेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यह मतलब है सिंपल, एक चीज बढ़ाओगे तो दूसरी चीज बढ़ेगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है एक चीज बढ़ाओगे तो दूसरा रिजल्ट घटेगा। देखो जैसे कि लेंथ बढ़ाओगे, लेंथ बढ़ाओगे, आप एक बात को समझो, ये मैथ्स की टर्म से समझो, अगर डिनोमिनेटर बढ़ाओगे, नीचे बढ़ा दोगे, तो नेट आंसर छोटा आएगा कि नहीं आएगा, नेट आंसर छोटा हो जाएगा। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल ये जो न्यूमिनेटर है ये 30, डिनोमिनेटर में 3 होगा तो आंसर आएगा 10, और अगर नीचे डिनोमिनेटर में 10 होगा तो आंसर आएगा 3। तो डिनोमिनेटर बढ़ा दोगे, नीचे बढ़ा दोगे तो आंसर छोटा हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? तो मैं क्या कहना चाहता हूं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का बच्चों लॉजिकली यही मतलब होता है कि अगर लेंथ बढ़ा दोगे तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रेजिस्टिविटी बढ़ा दोगे तो करंट कम हो जाएगा। रेजिस्टिविटी घटा दोगे तो करंट बढ़ जाएगा। समझ गए मेरी बात? सो जिस जगह पर आपको करंट अब ये डिपेंड करता है कि हमको कहां पर करंट ज्यादा फ्लो करवाना है या ज्यादा करंट या कम करंट फ्लो करवाना है। ठीक है, तो ये सारे के सारे फैक्टर इन्वॉल्व हो जाएंगे उस जगह पर। पोटेंशियल डिफरेंस ही अब मेन चीज नहीं रह गई है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज के साथ साथ अब तार का एरिया, तार की लेंथ, और मटेरियल कौन सा आप यूज कर रहे हैं, जिसे हम बोलेंगे रेजिस्टिविटी। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब ऐसा किया हमने यहां पर कुछ रेजिस्टिविटी जो है सेम सब कुछ सब्सटेंस की, देखो टेम्परेचर सबका कांस्टेंट रखा हुआ है। ठीक है, तो इस बात का बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि रेजिस्टिविटी भी टेम्परेचर फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। टेम्परेचर बदलने के साथ रेजिस्टिविटी भी बदलती है। अभी आपको इस स्कोप के अंदर नहीं जाना है, इस क्लास के अंदर अगर डेप्थ में जाना है तो वी विल मीट इन 12th क्लास। ठीक है, तो आप 12th क्लास में भी ये सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन बहुत डेप्थ में, क्योंकि केवल टेम्परेचर के ऊपर भी क्या कारण है, क्यों टेम्परेचर बदलने से रेजिस्टिविटी बदल रही है, ठीक है, रेजिस्टेंस बदल रही है। तो जब तक आप उसका वाई का कारण नहीं जानेगा, का क्या कारण है, टेम्परेचर के ऊपर कैसे फूड डिपेंडेंट है, जब तक ये चीज अच्छे से समझ में नहीं आएगी। ठीक है, सो अब क्या कर रहे हैं हम कि रेजिस्टेंस जो है वो हम 20 डिग्री सेल्सियस पे हमने यहाँ चेक करी। देखो सिल्वर की है 1.6 इंटू 10⁻⁻8। -8 का मतलब क्या हो गया, ये है 0.00000, मतलब जो है पॉइंट जो है डेसिमल के पीछे 8 प्लेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 6। ठीक है, ये है रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टिविटी है, ये डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब आप समझ सकते हो, ये 1.60 है, ये 162 है, 10⁻⁻8। फिर यहां पर आ जाओ तो 10⁻⁻6। ठीक है, ये 10⁻⁻6 किसकी है, मैग्नीज की है। फिर ये जो है 10⁻⁻9 किसकी है, कांस्टेंट की है। फिर कांस्टेंट क्या होता है, बेसिकली कॉपर और निकल का एक एलॉय होता है। फिर कॉपर मैग्नीज और निकल का एक एलॉय है, वो है मैग्नीन। ठीक है, वो है 44 इंटू 10, ये जो रेजिस्टिविटी है, ये वैल्यू और बढ़ गई है, ये घट नहीं रही है, ये बढ़ रही है। क्योंकि आप मेरे को एक बात बताओ,
0.1 बड़ा या 0.01 बड़ा? हाँ, 0.1 बड़ा। क्लियर, क्योंकि 0.1 है 1/10 और ये है 1/100, तो दिस इज बिगर वैल्यू। तो 10⁻⁻8 बड़ा या 10⁻⁻6 बड़ा? तो 10⁻⁻6 बड़ा। ठीक है, तो अब यहां पर हम चेक करें कि 10⁻⁻6 वाले जो टर्म्स हैं ये काफी यहां पर बड़ी वैल्यू होती जा रही है। कॉपर की बात करें, अगर शुरू में हम कॉपर की बात करें तो कॉपर का जो है 10⁻⁻8 में रेजिस्टिविटी है, लेकिन यही कॉपर का एक एलॉय है वो है 10⁻⁻6 में। मैग्नीन जो है वो भी एक कॉपर का एलॉय है, वो भी 10⁻⁻6 में। निक्रोम, ठीक है। तो अब ये हम क्या समझ में आपको यहाँ ये बताना चाह रहा हूं कि जो मेटल्स हैं यहां से लेकर यहां तक, तो इनकी रेजिस्टिविटी जनरली जो है 10⁻⁻8 की रेंज में चल रही है। लेकिन जब और आगे मेटल्स आते जा रहे हैं, ये है एलॉय, तो एलॉय की जो रेजिस्टिविटी है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। निक्रोम, निक्रोम जो है एक एलॉय है निकल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन का। इसकी जो है कंडक्टिव रेजिस्टिविटी और ज्यादा जो है वो बढ़ जाती है। ग्लास, रबर, एबोनेट, ये तो आप समझते हो, ये तो इंसुलेटर्स है। देखो तो इनकी रेजिस्टिविटी कितनी ज्यादा है, 10⁻10। अब तो ये बहुत ज्यादा हो गई, करोड़ों अरबों खरबों के अंदर हो गई। समझ रहे हो मेरी बात? तो ड्राई पेपर 10⁻12। सो इनकी रेजिस्टिविटी ही बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन एरिया। रेजिस्टिविटी को बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। समझ गए बात को? इतनी बात क्लियर है? चलो, सो तो अब अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो क्या होगा, अब इस बात को थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, अभी आपने रीडिंग्स देखी कुछ, ठीक है, ये रीडिंग याद नहीं करनी है, ये केवल आपके नॉलेज के लिए। क्लियर? सो तो अब हम करते हैं द एसआई यूनिट। अभी हमने जो पढ़ी है ओम की, 2 मिनट पहले पढ़ी, थोड़ी देर पहले पढ़ी थी ना, ओम मीटर निकाली हुई थी। तो ये एक करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है मेटल की। ठीक है, ये बदलती नहीं है। ठीक है, अब मेटल और एलॉयस की लो रेजिस्टिविटी होती है कितनी, 10, अभी हमने पढ़ा सारे जनरली 10⁻⁻6 से 10⁻⁸। आप भी समझ लोगे, मैं भी यही नंबर ही बोल रहा था। मैं भी 1.62, 1.63, 2.63 ये नंबर नहीं बोल रहा। समझने की बात है। मैं भी केवल यही टर्म, मेरे लिए, हमारे लिए मेन जरूरी है 10⁻⁸, 10⁻6 के हिसाब से जो है इसकी रेजिस्टिविटी रहती है। लेकिन फिर हमने नीचे देखा था ग्लास की 10⁻, पेपर की 10⁻11, 12, 22 तक जाती है। सो समझ आ गई? तो ये एक मेन बात है कि इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। लेकिन उन्हीं कंडक्टर्स के अलॉयज की रेजिस्टिविटी उन कंडक्टर से ज्यादा होती है। कॉपर की रेजिस्टिविटी कम है, लेकिन कॉपर के अलॉय की रेजिस्टिविटी उससे ज्यादा होगी। ठीक है, एलिमेंट का बिहेवियर बदल जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय जो है वो जनरली बहुत हाई है। ठीक है, एलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज रेडली एट हायर टेम्परेचर। एलॉय जो है वो जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं, ऑक्सीडाइज नहीं होते, ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते हैं। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो करती है तो उसके अंदर से क्या होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी तो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेंगे तो कुछ हीटिंग इफेक्ट भी आता है, गर्मी भी होती है। तो गर्मी की वजह से वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन एलॉय आराम से रिएक्ट नहीं करते हैं। इसीलिए जो हमको हीटिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हीटिंग इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि प्रेस आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, गीजर की रॉड, ठीक है ना, ऐसे जो हीटिंग डिवाइस हैं वहां पर जो है हम एलॉय चूज करते हैं। बल्ब बोलते हैं ना, बल्ब, बल्ब के अंदर आपने देखा होगा एक पतली सी तार होती है ऐसे गोल गोल सी घूमी हुई, वो टंगस्टन की होती है। ठीक है, तो टंगस्टन जो है, ये तार बेटा याद रखना, टंगस्टन जो है वो बेसिकली फिलामेंट इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए यूज होता है। ठीक है, और जो कॉपर, एल्यूमिनियम, ये जनरली ट्रांसमिशन लाइन, आपने घरों में भी आपके हमारे कॉपर या एल्यूमिनियम की वायर चली होती है। आपने देखा होगा सड़कों के ऊपर, हाईवेज के ऊपर भी जो तारें ऊपर से चल रही होती हैं वो जनरली इन्हीं मेटल्स की ही होती है। क्लियर?
सो आपको समझ में आ गया कि अब आपको पूछा जा सकता है कि व्हाई द हीटिंग एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एलॉयज। तो आप यहाँ बोलेंगे कि द रेजिस्टिविटी जो है लॉय की बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो आराम से ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। इसीलिए हीटिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो एलॉयज के बनाए जाते हैं। ठीक है। लेकिन कॉपर जैसे और एल्यूमिनियम की बात करें तो उसकी रेजिस्टिविटी कम होती है, दे आर गुड कंडक्टर, इसलिए उसको कंडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर हमने इलेक्ट्रिसिटी को क्या करवाना है, फ्लो करवाना है। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन आ गया है, करते हैं। ठीक है। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स। तो मतलब आपके पास जो वोल्टेज का जो सोर्स है वो है हमारे पास 220 वोल्ट। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज 1200 ओम, तो मतलब ये आपकी रेजिस्टेंस है 1200 ओम। ठीक है। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिसिटी विल ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स। कितना करंट वो ड्रॉ करेगा, तो आई इज इक्वल टू बताना है। ठीक है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटिंग कॉइल इज, अच्छा पहले तो इतना करना था, पहले तो ए पोर्शन था। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक। फिर वो कह रहा है कि हाउ, पहले इस पोर्शन को करते हैं। चलो इस पोर्शन का नाम हम फर्स्ट लिख लेते हैं। तो हमने पढ़ा है V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर, ओम्स लॉ के अनुसार। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। ठीक है, तो V कितना है 220, R कितना है 1200। ठीक है बच्चों, तो इसको आप डिवाइड कर दो, करंट आ जाएगा, वो आ जाएगा एम्पियर में। डेसिमल में तो आप डिवाइड तो आप कर ही सकते हो, 0 से 0 काट दो, फिर 2 से काट दो और सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आओ। इसके बाद हाउ मच करंट विद एन इलेक्ट्रिक हीटर विल ड्रॉ। इलेक्ट्रिक हीटर का करंट बताना, हाउ मच करंट, आई बताना है। ठीक है, वो भी सेम सोर्स से कनेक्टेड है 220 वोल्ट के। इफ द रेजिस्टेंस जो है वो कॉइल की कितनी है, 100 ओम है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो है वो है 100 ओम, 100 ओम। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी अपॉन आर। तो 220 बटा में 100 इज इक्वल टू 2.2 एम्पियर। बात समझ में आ गई कि सोर्स तो सेम है दोनों को पीछे से 220 वोल्ट सप्लाई ही मिल रही है। लेकिन अगर हम ध्यान से समझें, दोनों को अगर 220 वोल्ट सप्लाई मिल रही है, तो ध्यान से समझने की बात क्या है कि करंट दोनों का बहुत डिफरेंट है। सिंपल सी बात है, इसको सॉल्व करने के बजाय आप दूर से भी देख सकते हो। 220 के नीचे 100 लिखा हुआ है और एक बार 220 के नीचे 1200 लिखा हुआ है। तो डिनोमिनेटर इसका बहुत बड़ा है, आंसर बहुत छोटा आएगा। इसका मतलब इसका करंट बहुत छोटा होगा। समझ गए मेरी बात, यही मैं कहना चाहता हूं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है मतलब कि वोल्टेज है 60 वोल्ट। ठीक है। व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स, करंट है 4 एम्पियर। सो करंट है आपके पास 4 एम्पियर। अब इसके बाद क्या हो गया, what current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 वोल्ट। पहले वो 60 वोल्ट था उसमें। ठीक है, और अब वो कह रहा है कि अगर मैं 60 वोल्ट से 120 वोल्ट कर दूं तो वो कितना करंट ड्रॉ करेगा। तो ये करने के लिए सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस मालूम होनी चाहिए, इस बात को समझ लीजिए। तो सबसे पहले आपको यहां पर रेजिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन आई। V है 60 और A I है 4, 60 अपॉन 4 इज 15, 15 हो। अब क्वेश्चन उसने बदला था, क्वेश्चन बदला। उसने अब बोला कि अब वोल्टेज जो है वो 120 वोल्ट कर रहा था, यही बोला था ना। देखो ध्यान से, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। सो वोल्टेज अगर 120 वोल्ट कर रहा था, रेजिस्टेंस आपकी 15 ओम है, तो करंट क्या होगा, करंट होगा V अपॉन आर। तो V है आपके पास 120, रेजिस्टेंस है आपके पास 15, तो करंट होगा 8 एम्पियर।
सो हमने क्या समझा कि वोल्टेज बढ़ाया, वोल्टेज 60 से 120 करी तो करंट भी 4 से 8 हो गया। तो वोल्टेज बढ़ाया, करंट बढ़ा, बढ़ा ना। V इज इक्वल्स टू आई आर के फॉर्मूले में क्या होगा, अगर वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा। ठीक है। सो अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर 1 मीटर लेंथ इज 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो उसकी लेंथ है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर है वो है 1 मीटर। रेजिस्टेंस जो है वो आपकी है 20 ओम। टेम्परेचर की कोई जरूरत नहीं होती है। इफ द डायमीटर इज 0.3 मिलीमीटर, सो डायामीटर जो है वो डायमीटर है 0.3 मिलीमीटर। यहां तक समझ आ गया। मिलीमीटर है डायामीटर, मीटर को इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपकी एसआई यूनिट किसमें होती है, मीटर में होती है। तो 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, नहीं याद होगा आपको, है ना। तो मैं आपको याद कराता हूं। मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो 1 मीटर के अंदर 3 स्टेप्स, मतलब 1000 जीरो। ठीक है। तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो 1 मिलीमीटर में मतलब 1 मीटर इज इक्वल्स टू 3 मिलीमीटर होते हैं, सॉरी। तो 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होंगे, सो कितने हो जाएंगे, इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं। 1/10⁻³ 10, सॉरी 1/10⁻³ तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 10⁻³ मिलीमीटर। या इस बात को आप ऐसे समझें कि अगर मीटर से मिलीमीटर में जाना है तो 1000 से डिवाइड करना है, और मिलीमीटर से मीटर में आना है, सॉरी सॉरी सॉरी, मीटर से मिलीमीटर में आना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है, मिलीमीटर से मीटर में आना है तो 1000 से डिवाइड करना है। सो तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख दो, 0.3 इंटू 1/1000। ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, मीटर। मीटर में टर्म लिखनी है, ये बात समझिए, क्योंकि सारी डायमेंशन एसआई यूनिट के हिसाब से चल रही है। रेजिस्टेंस आपकी एसआई यूनिट है, लेंथ भी आपको मीटर में दी हुई है। सो तो आपको इसको एसआई यूनिट में ही लिखना है, ये बात समझ गए। मीटर मिलीमीटर में नहीं छोड़ रखने, किसी भी डायमेंशन में आएगी, मीटर, सेंटीमीटर, आपको किसी भी डायमेंशन में और कन्वर्ट करके मीटर में लेकर के आनी है। सही है बच्चों। तो दिस विल बी इक्वल टू 0.3 इंटू 10⁻³ क्योंकि 1/1000 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/10⁻³ और जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻³ अब मेरी बात समझ में आ गई। तो ये हो गया 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर ना। हमारे को क्या निकालना है, पहले इतनी बात हो गई, हमको निकालना है व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर एंड प्रिडिक्ट दैट मेटल वायर। तो रेजिस्टिविटी निकालनी है। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू होता है रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन एरिया। तो रेजिस्टिविटी निकालनी होगी तो क्या होगा, रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ। ठीक है। अब एरिया कैसे निकलेगा, वायर है, वायर हमेशा सिलेंड्रिकल होती है। तो एरिया ये वाला है, ये एरिया सर्कुलर एरिया होगा, दैट विल बी πr²। तो यू नीड एरिया, एरिया इज πr²। और आर कितना होता है, आर होता है डायमीटर का आधा। तो पाई इंटू डायमीटर का आधा का स्क्वायर। ठीक है। इसका मतलब पाई इंटू डायमीटर का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो पाई इंटू डायमीटर का स्क्वायर अपॉन 4 ऐसे लिख दिया, पाई अपॉन 4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर। तो ये एरिया का फॉर्मूला बन गया। हाँ। सो एरिया कितना होगा, पाई अपॉन 4 इंटू डायमीटर कितना है, 0.3 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। कहाँ है डायमीटर, ये रहा। सिंप्लीफाई करना है अब इसको। सो इसको हम कैसे लिखेंगे, 3.14 अपॉन 4 इंटू 0.3 इंटू 0.3
इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ समझ गए ना? ये स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार लिखना, आपने लिख दिया। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? 2⁴, 2 1.57, ठीक है। फिर इसको कैंसिल करो, फिर फर्दर 2 1 2, 0.27 14, 2 8 16, 2 5। So this will be 0.785 into, ये कितना होगा? 0.3 इंटू 0.3 कितना हो जाएगा? 9 और 0.9, ठीक है। डेसिमल की मल्टीप्लाई तो करने आती है। इंटू 0.09 इंटू 10⁻⁻6। ये आपका बच्चों आ गया एरिया। बोलो, यहां तक तो कोई मुश्किल नहीं है। एरिया आ गया आपके पास। एरिया की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, लेंथ की वैल्यू यहां पुट करेंगे, तो हमारे पास रेजिस्टिविटी आ जाएगी। तो एक बार चेक कर लेते हैं। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या होगा? क्या हमने फॉर्मूला बनाया हुआ है? R इंटू ए अपॉन एल। रेजिस्टेंस है आपके पास 20, लेंथ है 1, सो रेजिस्टिविटी है R इंटू ए अपॉन एल। तो रेजिस्टिविटी है 20, एरिया है 0.785, 0.785 इंटू 0.09 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में 1, लेंथ 1 मीटर। सो तो ओवरऑल जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल गेट एन आंसर ऑफ 1.84 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है, ओम मीटर। बस आपको यहीं तक ही निकालना है। अब वो क्या कह रहा है, इसमें एक और चीज पूछ लिया उसने, कहता है यूजिंग टेबल टू प्रिडिक्ट करो। तो पहले टेबल देखकर आपको आइडिया लगाना पड़ेगा, टेबल देखनी पड़ेगी। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है, कि टेबल देखकर बताओ। ये तो एनसीईआरटी बुक खुली हुई है, तो 1.84 इंटू 10⁻⁻8 आ रहा है। सो ये जो है लगभग जो है यहाँ के आसपास होगा। 10⁻⁻8 वाला तो 1.62 1.82, ठीक है। ये 1.848 10⁻⁻6 है, लेकिन हमारा 10⁻⁻8 है। तो ये एलिमेंट कोई कॉपर के आसपास का होगा, कॉपर जैसा कुछ होना चाहिए, ठीक है। सो लेकिन अगर, सॉरी यहां पर ना कुछ एरर है, एक मिनट चेक करते हैं। ये वाली वैल्यू मैं आपको बताता हूं। ये हमने कर दिया बच्चों 20 इंटू 0.785 इंटू 0.9, 20 इंटू 0.785 इंटू 0.9, this is 1.413 into 10⁻⁻6। तो 1.413 इंटू 10⁻⁻6, अभी भी ये डाटा नहीं आ रहा है। जस्ट ए मोमेंट, एक बार चेक कर लेते हैं हम। सो हाँ, इट इज 0.143 ही आ रहा है। अच्छा सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ पे 20 ले लिया। द रेजिस्टेंस इज 26, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर मैंने रेजिस्टेंस ले ली है 20 बच्चों। क्लियर? तो यही इसी वजह से ही गलती आ रही है। सो दिस इज 26, so this
इंटू 26, तो ये है बच्चों जी 1.8369 इंटू 10⁻⁻6। अब देखो ये क्वेश्चन यहाँ एनसीईआरटी में भी गलत किया हुआ है, ये -8 नहीं है, ये -6 है। ठीक है, ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी है, देखो मेरी तो गलती नहीं है इसके अंदर। सो 1 पॉइंट, अब ये जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू है ये कहां पर है? 1.84, ये 1.8369 जो है अप्रोक्सीमेटली 1.84 के आसपास है। सो 1.84 10⁻⁻6 जो है वो यहां पर आंसर आ रहा है आपका। देखो तो ये मेटल जो है, ये सब एलिमेंट जो है ये मैग्नीज है, लेकिन डोंट, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये वाली वैल्यू टेबल आपको याद नहीं करनी है। डन। सो तो रेजिस्टिविटी का आई थिंक आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है। अब एक और क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो शुरू करता हूं। 12.6, 4 ओम की रेजिस्टेंस वायर डबल कर दी गई। डबल का मतलब उसको लपेट कर साइज उसका डबल कर दिया। अब मेरे को एक बात बताओ कि अगर लेट्स से, ये देखो ये मेरे पास, ये मेरे पास वायर है कोई, ठीक है, ये लेट्स से दिस इज माय वायर, ओके, दिख रही है ना सबको? दिस इज वायर। अब अगर मैं इसको डबल कर दूंगा, ऐसे अगर डबल कर दिया तो इसकी लंबाई आधी रह गई, लेंथ हाफ हो गई, और एरिया जो होगा यहां पर एरिया डबल हो जाएगा। तो किसी भी वायर को अगर आप डबल कर देते हो तो उसका लेंथ आधी हो जाएगी और एरिया डबल हो जाएगा। ये बात समझने की है, सही है? सो एक 4 ओम की रेजिस्टेंस थी, उसको डबल कर दिया तो उसकी नई रेजिस्टेंस निकालो। तो यहां आपको वो स्टेटमेंट पहले लिखनी है, व्हेन अ वायर इज डबल्ड its length is half and area is doubled। मेन बात समझ में आ गई? अब आप समझे, अभी हमने पढ़ा है और हमको नई रेजिस्टेंस निकालनी है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ अपॉन एरिया। वायर तो वही रहे, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ। वायर को डबल कर दो या 4 टाइम्स फोल्ड कर दो, रेजिस्टिविटी तो उसकी नहीं बदलेगी। लेकिन अब नए केस में क्या हो गया है, नई कंडीशंस में उसकी एरिया बदल गया है, लेंथ भी बदल गई है। अब क्या करना है, ध्यान से समझो। रेजिस्टिविटी जो है नए नए के हिसाब से, अब आप ऐसा लिखो, दूसरे केस में रेजिस्टिविटी कितनी है? रेजिस्टेंस आपको पता नहीं है, आर डैश है। आर डैश मतलब एक नई रेजिस्टेंस कुछ होगी। एरिया कितना हो गया? एरिया हमने क्या समझा है अभी? एरिया क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, तो एरिया हो जाएगा 2 × ए। लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ हो जाएगी आधी, L/2। ठीक है, ये बात है मेन समझने की। सो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू, रेजिस्टिविटी इसलिए सेम कर रहे हैं क्योंकि मटेरियल तो दोनों का सेम है, चाहे कॉपर हो चाहे गोल्ड हो चाहे जो भी हो। सो आर डैश इंटू 2a अपॉन L अपॉन 2, जो ये वाला अपॉन 2 है ये ऊपर चला जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा। 2 × 2 कितना हो गया? 4। तो दिस विल बी इंटू 4 × आर डैश इंटू एरिया अपॉन लेंथ। यहां तक समझ में आ गया? हाँ ना? अब आप ये बताओ, ये भी रेजिस्टिविटी उसी वायर की है, ये भी रेजिस्टिविटी उसी वायर की है। हाँ, सेकेंड स्टेज में कुछ कंडीशंस चेंज हो गई हैं उसकी। तो हम क्या करेंगे, यहां पर रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी लिख देंगे। पहले की रेजिस्टिविटी कितनी थी? आर इंटू ए अपॉन एल। नई रेजिस्टिविटी कितनी है? 4 × R डैश इंटू ए अपॉन एल। लिख दिया। अब देखो, ए अपॉन एल से ए अपॉन एल कैंसिल कर दो। ठीक है, पुरानी रेजिस्टेंस कितनी थी बॉडी की? 4 ओम, वो आर थी, तो आर की जगह 4 लिख दो। ये 4 और ये आर डैश है नई वाली, तो आर डैश कितनी हो जाएगी? 4/4।
तो मतलब कि क्या हो गया, आर डैश हो गई आपके पास 1 और यूनिट होती है ओम। तो नई यूनिट, नई रेजिस्टेंस हो गई है 1 ओम। तो हमने यहाँ क्या समझा कि अगर एरिया को हमने कर दिया डबल, लेंथ को कर दिया आधा, तो रेजिस्टेंस भी हो गई 1/4। 4 थी, 1/4 हो गई ना। सही है, बात समझ आ गई। इस क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस करना, पहले बता रहा हूं। ठीक है, ये एक बार में क्लियर नहीं होता है, इसको 2-3-4 बार प्रैक्टिस करना। ओके। सो तो आज हमने यहां पर क्या क्या समझा। ब्लू बॉक्स क्वेश्चन करते हैं। ऑन व्हाट फैक्टर द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। है, रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी, लेंथ, एरिया। ठीक है, अगर थिक वायर में से करंट होगा या थिन वायर में से होगा तो रेजिस्टेंस किसमें ज्यादा होगी, थिन वायर में होगी। लेट द रेजिस्टेंस जो है कांस्टेंट रहे, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो घटा दिया जाए, हाफ कर दिया जाए, तो व्हाट चेंज विल बी द करंट। रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस को नहीं बदलोगे, रेजिस्टेंस को नहीं बदलोगे, पोटेंशियल डिफरेंस को कम कर दोगे, आधा कर दोगे, तो करंट भी आधा हो जाएगा। ठीक है। फिर हमने ये समझा कि टोस्टर और इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो एलॉय की क्यों बनाई जाती है, क्योंकि एलॉय की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, इसकी वजह से रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। ज्यादा रेजिस्टेंस होने से हीटिंग इफेक्ट ज्यादा प्रोड्यूस होता है। फिर वो पूछा है, टेबल देख के बताओ आयरन और मरकरी में जो बेटर कंडक्टर है। तो जिसकी रेजिस्टिविटी कम है वो बेटर कंडक्टर है। कौन सा मेटल बेस्ट कंडक्टर है, जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम है वो सबसे बेस्ट कंडक्टर है। क्लियर, ये बात है समझने की। ठीक है बच्चों, तो यहां तक हुई बात हमारी क्लियर कि आज हमने जो अभी तक पढ़ा है वो पढ़ा क्या है, रेजिस्टिविटी और उसके डिफरेंट फैक्टर्स। समझ गए। तो पहले आज आप इस चीज को अच्छे से करो, जितना मैंने कराया है उसको बहुत अच्छे से समझो। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस के सिस्टम, सीरीज में, पैरेलल में, उसकी डेरिवेशंस करनी है, उसके न्यूमेरिकल्स करने हैं। वो ऑल टुगेदर एक नया कंसेप्ट है। तो उस कंसेप्ट को आज शुरू नहीं करेंगे, उस कंसेप्ट को कल शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज आप ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करें। ठीक है, ये आपको पूरे एग्जांपल्स कराए हैं सारे अच्छे से। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ देख लो, एनसीईआरटी भी गलत, एनसीईआरटी भी प्रिंटेड गलत है यहाँ पर। ठीक है, कोई बात नहीं है, चिंता नहीं, ऐसे नहीं परेशान होना चाहिए। ठीक है। फिर इसके बाद ये हमने कुछ न्यूमेरिकल्स करे, एक एक न्यूमेरिकल हमने किया अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सही है ना, ये वाला क्वेश्चन हम उठाकर चलो यहीं पढ़ा था। फिर हमने यहाँ पर पढ़े कंडक्टर्स में, यहाँ पर अभी हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो जरा देख लो। अब यहाँ सबसे कम रेजिस्टिविटी जिसकी होगी, तो 10⁻⁻8 सबसे छोटा है। अब इन 1.6 छोटा है या 1.62 छोटा है, 1.6 छोटा है। इसका मतलब सबसे इस गिवन टेबल के अंदर सिल्वर जो है वो सबसे छोटा, उसकी सबसे कम रेजिस्टिविटी। इसकी वजह से उसमें रेजिस्टेंस भी सबसे कम होगी। सबसे रेजिस्टेंस कम होगी मतलब कंडक्टर बेस्ट होगा। और मेटल्स के केस में अगर मैग्नीज की बात करी जाए तो उसकी रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा है। मैग्नीज की रेजिस्टिविटी ज्यादा होने की वजह से उसकी रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी, तो बैड कंडक्टर होगा। एलॉयस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एलॉयस तो है वो, एलॉयस का नेचर बदल जाता है और उसकी जो कंडक्टिविटी है, रेजिस्टिविटी है, वो बहुत बढ़ जाती है। आप सामने देख रहे हो, 100 गुना बढ़ गई है। 10⁻⁻8 से 10⁻⁻6 तक आ गया। 100 to 200 टाइम्स बढ़ चुकी है। सो 100 टाइम्स तो कम से कम बढ़ गई, 100 गुना बढ़ गई है उसकी रेजिस्टिविटी। सो आई होप आपको एक चीज समझ में आ गई होगी। फिर हमने यहाँ मेन चीज सीखा था कि रेजिस्टिविटी किसी भी सब्सटेंस की बच्चों नहीं बदलती है। अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा है कि रेजिस्टेंस बदल गई। रेजिस्टेंस बदल गई जब हमने तार को फोल्ड किया, उसका एरिया बढ़ गया, लेंथ कम हो गई, रेजिस्टेंस बढ़ गई, लेकिन रेजिस्टिविटी नहीं बढ़ी। याद रखना इस बात को। ठीक है। सो इसकी यूनिट हमने निकालनी सीखी। ठीक है, तो यूनिट इसकी ओम मीटर होती है, ऐसे ही याद रखनी है। हमने करंट को समझा कि करंट करंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वोल्टेज बढ़ा, डबल कर दोगे तो करंट डबल हो जाएगी। ठीक है, यहां पर अगर वोल्टेज 2V हो जाएगी तो करंट भी 2I हो जाएगी। यहां वोल्टेज आधी हो जाएगी तो करंट भी आधा हो जाएगा। बाकी सारी चीजें सेम है। ठीक है, तो वोल्टेज डबल कर दोगे तो करंट भी डबल हो जाएगी। क्लियर बच्चों, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद फिर हमने यहाँ क्या पढ़ा था
कि रेजिस्टेंस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी, लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड करती है। सो और रेजिस्टेंस क्या है, ये बेसिकली जिस कंडक्टर के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो कंडक्टर का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, कंडक्टर का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से ही कंडक्टर का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है और उसी की वजह से ही इलेक्ट्रॉन्स को वो कितने आराम से फ्लो होने देता है, फ्लो नहीं होने देता, इन बातों के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? सो आई होप आपको आज का लेक्चर पूरा समझ में आ गया होगा अच्छे से। जितना अंडरलाइन किया है धीरे धीरे उसे दोबारा पढ़ो, दोबारा सुनो, लेक्चर को 2 3 4 बार सुनोगे, ये चैप्टर आराम से समझ में आ जाएगा, याद भी हो जाएगा। किसी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि याद करना है किताबें उठा के, लेक्चर को कान में लगाओ, ठीक है, और ये याद होती रहेंगी मेरी बातें, आपको यही काम आने वाली है। लेक्चर को 3 4 बार सुन लिया, आपका चैप्टर अपने आप से लर्न पूरा हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो रेजिस्टेंस है उसकी हम डिफरेंट अरेंजमेंट करेंगे, सीरीज में, पैरेलल में, ठीक है। सो इस सारी बातों को करते हुए हम नेक्स्ट क्लास में हम दोबारा मिलते हैं, ठीक है बच्चों।